तो आज हम फिर से लेकर आप सभी के बीच में बिहार स्टाफ नर्स में पूछे गए एक शिफ्ट जो कि आपको मैं करा चुका हूं। जी हाँ, पहला दिन का एग्ज़ाम था 30/7 का, उसका फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो दे चुका हूं। यह 30/7 का सेकेंड शिफ्ट का वीडियो है और आप सभी को लिए मैं इसीलिए ला रहा हूं। हो सकता है आप सभी फर्स्ट ईयर में जीएनए में हो सकता है सेकेंड ईयर में हो सकता है आप थर्ड ईयर में हो, या ये भी हो सकता है कि आप अभी अभी पास आउट हो चुके हों। तो आप सबके लिए मैं लेकर इसीलिए आ रहा हूँ ताकि आपको देखने को मिले कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही पढ़ाई कर रहे हैं जीएनए में, तो आप देख लीजिए कि 1-2 महीना पढ़ाई एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से आगे का राह आपका कितना कंप्लीट जो है कठिन होने वाला है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपका दिमाग चकरिया जाएगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर है या पास आउट है। तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अभी भी आपके पास मौका है। आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप पूरा पढ़ सकते हैं थर्ड ईयर तक अच्छे से। सेकेंड ईयर में है फिर भी आपके पास मौका है सेकेंड और थर्ड को अच्छे से पढ़ने का। थर्ड ईयर में है तो आपके पास अभी भी मौका है कि कम से कम थर्ड ईयर को अच्छे से पढ़ा जाए। कुल मिला के आप जीएनएम के कैंडिडेट है या एएनएम के कैंडिडेट है या बीएससी का है, आप देख लीजिए ना। अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम के उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हैं तो कितना आपके लिए घातक होने वाला है, क्योंकि आगे जॉब में उतना ही मुश्किल होगा जो आप अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। समझ गए? शुरू करते हैं। आपको पता है डोमेन नॉलेज से क्वेश्चन टोटल के टोटल है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि विच ऑफ दीज इज ए प्राइमरी पर्पज ऑफ ए पेशेंट रिकॉर्ड, यानी जो मरीजों का रिकॉर्ड होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन में देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन तो बहुत दिया है। प्लानिंग एंड सपोर्टिंग पेशेंट केयर, सेल्फ ट्रैकिंग पेशेंट प्रोग्रेस ऑफ इलनेस, गिविंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू अदर और ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल गेन्स फॉर द हॉस्पिटल। अब आप खुद इसको जो है ऑप्शन को छाड़ सकते हैं। कैसे छाड़ सकते हैं कि आप जो है ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल गेन फॉर द हॉस्पिटल, क्या आप पेशेंट को रिकॉर्ड इसलिए रखते हैं ताकि आप हॉस्पिटल को फाइनेंशियल जो है कुछ प्राप्त कर पाएँ उस रिकॉर्ड के बदले? ये तो गलत चीज़ें हैं, तो एक गलत हो जाएगा। गिविंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन टू अदर, क्या आप रिकॉर्ड इसलिए पेशेंट का रखते हैं कि आप उसके कॉन्फिडेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन है दूसरे के साथ शेयर करें? नहीं, ये तो गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। सेल्फ ट्रैकिंग पेशेंट प्रोग्रेस ऑफ इलनेस, पेशेंट जो है अपने सेल्फ जो है बीमारी के बारे में ट्रैक कर सकता है, जान सकता है, इसलिए आप रिकॉर्ड रखते हैं, तो ये भी गलत है। और प्लानिंग एंड सपोर्टिंग पेशेंट केयर, यही राइट है। तो क्वेश्चन समझने वाला था। ऑप्शन जो मैंने एग्ज़ाम पहले स्टार्ट होने से पहले यही कहा था कि आपके अंदर पावर होनी चाहिए आपको ऑप्शन छांटने की। ऑप्शन आप छांट लेते हैं तो आराम से क्वेश्चन जो है यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए ना, 4 ऑप्शन है, चारों अलग अलग है, चारों निगेटिव दिया है रिकॉर्ड के बारे में। तो पहला ही है 3 निगेटिव दिया है। पहला ही है जो रिकॉर्ड का मेन मकसद बताता है कि प्लानिंग, योजना बनाना और पेशेंट को देखभाल में सपोर्ट के लिए पेशेंट रिकॉर्ड ज़रूरी होता है। पहला ही सही है, समझ गए? आगे है, आगे देखिए सुरक्षित खाद। देखिए सुरक्षित खाद हैंडलिंग से संबंधित कार्य पद्धतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? गलत कथन हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो आपको सोचने वाला, आपके अंदर के नॉलेज को परखेगा कि कितना नॉलेज है। तो आप बताइए ना, खाद्य पदार्थों को जो हम सुरक्षित तरीके से हैंडल करके रखते हैं तो इनमें से कौन सा कथन उसके लिए गलत होगा? ठीक है, गलत पूछ रहा है। टाइफाइड ज्वर, तपेदिक पेचिश से पीड़ित इतिहास वाले व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। खाद्य हैंडलिंग को व्यक्तिगत स्वच्छता, भोजन और बर्तनों के हैंडलिंग तथा कृतंत्र नियंत्रण पर शिक्षा आवश्यक है। देख लीजिए, क्षय, मधकर्णशोथ या त्वचा संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति को भोजन या बर्तनों को हैंडल करने की अनुमति है। और खाद्य हैंडलर को नियोजन के समय पूर्ण चिकित्सा परीक्षण करवाना चाहिए। तो इसमें से पॉजिटिव बातें जो है आपको पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से सुरक्षित खाद्य हैंडलिंग के बारे में जो है बता रहा है कि इनमें से गलत, इसके बारे में, इसके संदर्भ में संबंधित कार्य में कौन सा गलत है। अब एक क्षय रोगी, एक जो है मधकर्ण ओटाइटिस मीडिया वाला मरीज,
उसको स्किन का इन्फेक्शन है, ऐसे पीड़ित व्यक्ति भोजन या बर्तनों को हैंडल करने की अगर आप अनुमति दे देंगे, भोजन या भोजन से संबंधित बर्तनों को, तो क्या होगा, उसको इन्फेक्टेड है, वो इन्फेक्टेड है तो दूसरों को भी भोजन और बर्तन के माध्यम से इन्फेक्टेड फैला सकता है। तो ये चीज़ गलत है, उसको हैंडल करने की जिम्मेदारी नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं? तो यही तो अपना गलत था। आगे है यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सर्वाइकल एवर्जन इन इनकरेक्ट, कहता है इनमें से कौन सा असत्य है सर्वाइकल एवर्जन के बारे में। तो स्पॉटेनियस रिग्रेशन ऑक्योर यूजली बाय 20 से 24 सप्ताह ऑफ प्रेगनेंसी के 20 से 24 सप्ताह के बारे में स्पॉटेनियस रिग्रेशन यह गलत है। बाकी ये तीनों जो है सही है सर्वाइकल एवर्जन के बारे में। ठीक है, चौथा है विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर व्हाइल प्लानिंग द स्टाफिंग ऑफ हॉस्पिटल, कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा वह तथ्य है जो एक स्टाफ प्लानिंग बनाने के लिए हॉस्पिटल में जो है होनी चाहिए, कौन सा स्टाफ प्लानिंग के लिए। तो देखिए सारा क्वेश्चन लॉजिकल है, थियोरिकल है। अब जो अच्छे से थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि इस प्रकार से क्वेश्चन हमको बन जाना चाहिए, तो ये तो मुश्किल है, नहीं बनेगा। वो चाहे जीएनएम के स्टूडेंट हो या बीएससी के नर्सिंग के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वो सिर्फ 1 से 2 महीना एग्ज़ाम के लिए पढ़कर हर एक ये साल एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़े हैं 1-2 महीना, और वो कहेंगे कि हमको इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाए, तो कहाँ से बनेगा। थियोरिकल क्वेश्चन है, अंदर से पूछ रहा है कि अगर आप ऐसे करते हैं, ऐसे है, तो इसके बारे में कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसका मतलब क्या होता है। इस प्रकार से डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, जो मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कहा है टेक अकाउंट ऑफ द बिजी एंड लेस बिजी डे एंड आवर ऑफ मिनिमम वर्क एंड मैक्सिमम वर्क। तो यहाँ पे कहता है स्टाफ प्लानिंग बनाने का एक अच्छा जरिया आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू केज मेंटल हेल्थ। ठीक है ना। केज मेंटल हेल्थ continuum that category mental health into 4 quadrant, the upper left quadrant is occupied by those with, कहता है अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट इज ऑक्यूपाइड बाय दोज विथ, किसके द्वारा ऑक्यूपाइड होता है, किसके, किज मेंटल हेल्थ कॉन्टिनम के द्वारा। तो ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ विथ मेंटल इलनेस, समझ गए, ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ विथ मेंटल इलनेस, विदाउट है, समझ गए, इन सब चीज़ों को अलग है। आगे है यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन है वेयर डिड द प्लेसेंटल सेपरेशन बिनाइन फ्रॉम द यूटेराइन वाल्व एज पर द स्कल्चर मैकेनिज्म। बात समझ रहे हैं, स्कल्चर मैकेनिज्म। तो वेयर डिड द प्लेसेंटल सेपरेशन बिगिन फ्रॉम द यूटेराइन वाल्व एज पर द स्कल्चर मैकेनिज्म, समझ गए बातों को। तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ प्लेसेंटा, सेंटर ऑफ प्लेसेंटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अभिलेख और दस्तावेजीकरण के संदर्भ में संक्षिप्त रूप एसओपी का पूर्ण रूप क्या है, एसओपी का पूर्ण रूप क्या है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट और प्लान। बात समझ रहे हैं। आगे है निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी शेष सभी पोषक तत्व परीक्षण के उपाय है। ठीक है ना। एक को छोड़कर अधिकतम जल का उपयोग करना और अत्यधिक छीलना, यह जो है आपको पोषक तत्व के जो है क्या होता है, परीक्षण के उपाय नहीं है, बाकी ये सब जो है इसका उपाय है। आगे है, आगे क्वेश्चन है कि कॉलुमनर सेल इज द स्टोमिक सीक्रेट, कहता है कॉलुमनर सेल, ठीक है ना, कॉलुमनर सेल जो है स्टोमिक में क्या से जो है सीक्रेट करता है, तो म्यूकिन। ठीक है ना, म्यूकिन याद रखिएगा। आगे है आहार मूल्यांकन टूल के संदर्भ में FFQ का पूर्ण रूप क्या है, FFQ का पूर्ण रूप क्या है, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेरियर। ठीक है ना, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेरियर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस्ड द जोहारी विंडो मॉडल, जोहारी विंडो मॉडल को किसने इंट्रोड्यूस किया, जोसेफ लूप एंड हैरी इंघम ने। ठीक है ना, जोसेफ लूप एंड हैरी इंघम, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलता हूँ, आगे क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ह्यूमन एनाटोमिकल बेस्ड सीक्रेटेड, ठीक है ना, इन विच कलर कोडेड कैटेगोरीज, ठीक है ना, बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट। तो देखिए ये BMW से क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट 30 को फर्स्ट शिफ्ट में
एनाटॉमिकल से रिलेटेड ही जो है बीन के बारे में पूछा था, तो वहाँ भी ये लो और यहाँ भी ये लो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन है व्हेन डोज द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ ए न्यू बॉर्न यूजुअली ऑक्वर इन द बर्थ प्रोसेस। कहता है कि एक्सटर्नल रोटेशन एक न्यू बर्न बेबी में होता है बर्थ प्रोसेस के दौरान। वो किसके कारण होता है? तो आफ्टर द हेड इज बोर्न बट बिफोर द डिलीवरी ऑफ द सोल्जर। ठीक है ना, आफ्टर हेड इज बोर्न, हेड के जो सिर होता है उसके जन्म के बाद, लेकिन तुरंत जो है सोल्जर डिलीवरी के पहले, सोल्जर डिलीवरी से पहले हेड जो है आपका होता है, लेकिन ये किसके बाद होता है ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच डाइट इज प्रिस्क्राइब ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया। डायरिया से पीड़ित को कौन सा भोजन देना चाहिए? तो बैलेंस डाइट देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज कॉमनली यूज टू एक्सेस द सीवियरिटी ऑफ अस्थमा इज क्लिनिकल सेटिंग। क्लिनिकल सेटिंग के लिए अस्थमा को आकलन करने के लिए कौन सा टूल्स जो है दिया गया है? तो पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट PEFR। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर लाइज सुपेरियर टू द ट्रेकिया। ट्रेकिया के आगे कौन सा जो है आपके होता है? ठीक है ना, ट्रेकिया से जुड़ा हुआ आपको पता है लैरिंक्स, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। एज पर DSM भी प्रोपोजल टू मेंटल डिसऑर्डर कैटेगरी ए इज डिफाइन एज। कैटेगरी ए डिफाइन किस में करता है? DSM भी में। तो ये करता है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच आर क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, एग्जाम्पल पेनफुल सिम्टम या डिजेबिलिटी। ओके, आगे बढ़ता हूँ। किसी रोगी को कंबल के माध्यम से आप स्ट्रेचर पर उठाते हैं तो मुख्यतः आपको किस सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? तो सबसे पहले कंबल के माध्यम से उठाकर स्ट्रेचर पर रखते हैं तो आपको चारों साइड कंबल के कॉर्नर को पकड़कर तब उठा के स्ट्रेचर पर रखना चाहिए, तो अच्छे से जो है ये उठेगा। जैसे देखिए, कंबल के किनारों को उपयोग करके रोगी को बराबर तरीके से उठाने के लिए अन्य देखभालकर्ता का भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सिंगल में ये पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज़ द इंडेक्शन ऑफ एवर्जन थेरेपी? तो एवर्जन थेरेपी होता है बीरुचि थेरेपी, जहाँ पे एल्कोहल एब्यूज जो है होने पर एवर्जन थेरेपी इंडेक्शन होता है। समझ रहे हैं? आगे बढ़ता हूँ। वाट देख लीजिए, विच स्ट्रक्चर प्रोम्प्ट्स फ्लेक्शन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान जो है कौन सा स्ट्रक्चर फ्लेक्शन को प्रमोट करता है बेबी को? ठीक है ना, तो पेल्विक फ्लोर मसल्स, चूँकि लेबर में तो ज़्यादातर महत्व पेल्विक मसल्स का ही होता है। आगे है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर हेल्प द मिडवाइफ टू डिटरमिनाइन द प्रोग्रेस इन द फर्स्ट स्टेज लेबर। तो फर्स्ट स्टेज लेबर में निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सर्वाइकल इन्फेसमेंट एंड सर्वाइकल डिलेशन को। समझ गए? देखना है। व्हाट डोज आई स्टैंड फॉर इन द SOAPIE प्रोग्रेस में डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो यूज होता है SOAPIE, इसमें आई का स्टैंडर्ड पूछ रहा है, तो आई का स्टैंडर्ड होता है इंटरवेंशन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, एक छोटा बच्चा अपनी नाक या चौक में छोटा सा टुकड़ा डाल लेता है, अंदर ही फंस जाता है, तो उसका प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? उपचार के लिए बच्चों को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। समझ गए? आगे है यहाँ पे देखिए, हाउ डोज इलनेस इन्फ्लुएंस पर्सनल हाइजीन। आप जो है आप बीमारी में पर्सनल हाइजीन को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इट में इम्पेयर द एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर को परफॉर्म को बढ़ाकर आप जो है पर्सनल हाइजीन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओके, ऑल द फ्लोइंग आर कॉमन टाइप ऑफ मेडिकेशन डिलीवर्ड वेया इनहेलेशन एक्सेप्ट। कहता है एक को छोड़कर सब जो है मेडिकेशन देने का इनहेलेशन के जरिए भी है, इनहेलेशन के जरिए सब मेडिसिन दे सकते हैं, एक को छोड़कर। तो देखिए, इनहेल एनेस्थेसिया भी इनहेल कराया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दिया जाता है, ब्रोंकोडिलेटर भी दिया जाता है, लेकिन इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है अपन नहीं दिया जाता है। बात समझिए। फैटी एसिड लिंकेड टू शुगर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड। कहता है फैटी एसिड जो शुगर मॉलिक्यूल के साथ लिंक है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्क्लेरोलिपिड। ठीक है ना, स्क्लेरोलिपिड, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे है यहाँ पे विच ऑफ द विटामिन इज सोर्स बोथ फ्रॉम सनलाइट एंड फूड, यानी सूर्य और भोजन दोनों से कौन सा विटामिन है जो दोनों से मिलता है, तो विटामिन डी, ठीक है, याद रखना है। आगे है एन इन्फेंट हुज वेट फॉल बिटवीन द 10 and 90% ऑन इंट्रायूटेरिन ग्रोथ कर्व कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछता है एक बच्चा है जो इसका जो है वजन फॉल करता है, घटता है 10 से 90% के बीच, ठीक है, यूटेराइन ग्रोथ कर्व में कम अंडर या किस क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा, एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज इन्फेंट, समझ गए। आगे है मस्तिष्क के निम्नलिखित विकारों में से कौन सा विकार शरीर ताप नियामक अनुक्रिया को प्रभावित करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमिक ब्रेन इंजरी। अगर ब्रेन इंजरी होता है हाइपोथैलेमिक तो यह आपको शरीर के ताप अनुक्रिया को प्रभावित करता है, क्योंकि आपके बॉडी का जो तापमान है वो रेगुलेट सही से नहीं हो पाएगा। आगे है स्वास्थ्य शिक्षा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति में अधिगम की मौलिक इच्छा जागृत करने पर बल देता है। तो आप जो है मोटिवेशन के जरिए स्वास्थ्य शिक्षा का एक ऐसा सिद्धांत मोटिवेशन है जिसमें इच्छा जागृत होती है। जब लोग प्रेरित होता है किसी चीज़ से तो उसे में इच्छा जागृत ही होता है, तो मोटिवेशन के जरिए होता है। आगे है यहाँ पे व्हाट इज द टाइप ऑफ एवर्सन वेयर इन ए फिटस इन डेड बट रिटेन इनसाइड द यूटेरस फॉर ए वेरिएबल पीरियड। कहता है वह किस प्रकार के जो है आपका एवर्सन है जहाँ पे बच्चा भ्रूण डेड कर गया है, लेकिन डेड करने के बाद जो उसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं वो यूट्रस के अंदर ही जो है रह चुका है, तो उससे हम लोग कहते हैं मिस्ड एवर्सन। जहाँ पे बच्चा तो डेड कर जाता है, बाहर निकल जाता है, लेकिन उसका कुछ अंश जो है आपके अंदर ही यूट्रस में ही रह जाता है, उसे मिस्ड बोलते हैं, यानी मिस्ड गर्भपात, समझ गए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग संदूषित जल के सेवन से होता है, समझ गए। मतलब संदूषित और जीवाणु पूछ रहा है, समझ गए ना। तो देखिए टिटनस तो होगा नहीं, ट्रैकोमा तो होगा नहीं, और ट्यूबरकुलोसिस तो होगा नहीं। तो जल जनित और दूषित जल भोजन से तो यही टाइफाइड ही होता है, पता होना चाहिए। आगे है यहाँ पे ए नर्स परफॉर्म फॉर पेल्विक ग्रिप ऑन ए एंटीनेंटल वोमेन इन हर थर्ड ट्राइमेस्टर टू डिटरमिनाइन द। कहता है एक नर्स जो है मतलब एक नर्स जो है परफॉर्म कर रही है एक बच्चे के गर्भ से जन्म से पहले, यानी एंटीनेंटल वोमेन में, वो भी थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो वह किस चीज़ को निर्धारण कर रही है, फीटल लाइल एंड प्रेजेंटेशन को, समझ गए ना, फीटल लाइल प्रेजेंटेशन को निर्धारण होगा। आगे है स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ओटावा चार्टर में निम्नलिखित आउटलाइन निम्नलिखित में से किसे छोड़कर से सभी प्रमुख कार्य क्षेत्र है। तो स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक क्रिया को प्रतिबंध करना, ये तो गलत है भाई। स्वास्थ्य के लिए अगर आप सामुदायिक क्रिया को अगर प्रतिबंध कर देंगे तो फिर लोगों के बीच कैसे स्वास्थ्य पहुंचेगा, तो ये तो पहला तो यही गलत है, यही आपका हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ता हूँ। आगे है द शॉक कॉज बाई सेवरक एलर्जी रिएक्शन। कहता है कि एलर्जी रिएक्शन के कारण अगर शॉक आता है तो उसे कौन सा शॉक बोलते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक होता है, आपको हृदय से संबंधित रोग होता है उसमें, हाइपोवॉल्यूमिक होता है बॉडी से तरल निकल जाने के कारण, न्यूरोजेनिक शॉक होता है ब्रेन में गंभीर चोट या इन्फेक्शन होने से, तो ये चीज़ें तो होगा नहीं। तो एनाफाइलेटिक होता है जो गंभीर एलर्जी के कारण होता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टेक्निक यूज टू सेफली मूव ए पेशेंट विथ सस्पेक्टल स्पाइनल इंजरी इंश्योरिंग द स्पाइनल रिमेन अलाइन थ्रू आउट द प्रोसेस। कहता है वो कौन सा प्रोसेस टेक्निक है जहाँ पे हम सेफली सुरक्षित तरीके से मरीज को मूव कर सकते हैं। वैसे मरीज जो स्पाइनल इंजरी वाले हो उसको आराम से सुरक्षित तरीके से मूव करा सकते हैं, वो कौन सा टेक्निक है। तो टेक्निक यही है लोग रोलिंग विथ ए स्ट्रक्चर, लोग रोलिंग विथ ए स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे है व्हाट डज DSM स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासिफिकेशन डिसऑर्डर। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर में DSM का फुल फॉर्म क्या है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर।
समझ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंस हॉस्पिटल यूटिलाइजेशन विद इन ए कम्युनिटी। कहता है वो कौन सा कारक है जो हम समुदाय में हॉस्पिटल के उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं समुदाय में लोगों के बीच में। तो हॉस्पिटल फिजिकल लेआउट एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके ज़रिए हम लोगों के बीच में समुदाय में हॉस्पिटल की उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे है हर्षप्रंग डिजीज इज एसोसिएटेड विथ ए डिफेक्ट इन विच ऑफ द फ्लोइंग डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन्वॉल्विंग द इंटरिक नर्वस सिस्टम। समझ गए, तो फेलुअर ऑफ न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेशन एंड डिफरेंट रेगुलेटेड बाय द RET जीन। समझ गए, हर्षप्रंग डिजीज अगर किन्हीं को पता होगा तो वो जो है आराम से इसको बनाए होंगे, वरना नहीं बनाए होंगे। तो चीज़ें के इंटरनली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे है, घर पर किसी वृद्ध व्यक्ति को देखभाल करने समय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण किया जाना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति उनके घर एवं परिवेश के संबंध में तथ्य एकत्रित करना तथा उनकी देखभाल का योजना बनाना। आगे है, ए पेशेंट कंप्लेन ऑफ ए पेन एंड टेंडरनेस अबव द बिलो द आई विथ हेडेक। समझ गए, ऑन असेसमेंट इट इज सीन द देयर इज फीवर, स्टूफी नोज एंड स्टिकी म्यूकस इन द नोज। ठीक है ना, विच कंडीशन डोज इट इंडिकेट। तो कौन सा होगा, साइनोसाइटिस। देखिए लोग कहते हैं कि आपके पढ़ाया हुआ नहीं आया, ए है ओ है दिस है डैट। मैं लास्ट के जो 10 दिन क्लास दिया था ना, आप जाइएगा जहाँ पे 100 150 क्वेश्चन मैं दे रहा था इंग्लिश में, लास्ट वाला जाके देखिएगा ना, क्वेश्चन उसी बेस पे आया है, क्वेश्चन उसी बेस पे एकदम आया है। ठीक है, और लोग कहते हैं कि नहीं भाई, नहीं पढ़ोगे नहीं देखोगे तो कहाँ से आएगा। मन में अगर आपको निगेटिव भरा हुआ है मेरे बारे में तो फिर तो वो नहीं आ सकता है। और वैसे लोग पढ़ाई वाले वीडियो में एक बार भी कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो विदाउट पढ़ाई वाला होगा वीडियो उस पर भर भर के कमेंट करेंगे, ए है वो है दिस है डैट है। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो ये जो लक्षण है फीवर का, स्टूफी नोज का और थिक म्यूकस का नाक में, वो साइनोसाइटिस का है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के दौरान मेटाबॉलिज्म परिवर्तन के कारण इंसुलिन में क्या परिवर्तन होते हैं। पहले त्रिमास में इंसुलिन का स्रावन बढ़ जाता है और दूसरे तथा त्रिमास में इंसुलिन के प्रतिरोध बढ़ जाता है। समझ रहे हैं। आगे है द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, डिफरेंट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बेस्ड ऑन सेल वाल्व कंपोजिशन। ये जो ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का जो निर्धारण होता है एक कोशिका भित्ति के कंपोजिशन पर होता है। समझ रहे हैं। आगे है नर्सिंग पेशे की कौन सी विशेषता पेशेवर निर्णय और अपने कार्य में स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती है। तो ये होता है स्वायत्ता, ऑटोनॉमी। समझ गए। इसके जरिए जो नर्सिंग पेशा होता है वहाँ पे स्वयं के पेशेवर निर्णय लेने और कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, प्रतिष्ठा होता नहीं है। आगे है उलबिए यानी एमनियोटिक फ्लूइड तरल में जल डैश संपूर्ण रूप से प्रतिस्थापित हो जाता है हर 3 घंटे पर। समझ गए। आगे है यहाँ पे देखिए, ए पेशेंट सब्जेक्ट टू एन इलेक्टिव सर्जरी इज रेडी टू बी शिफ्टेड टू ऑपरेशन थिएटर। समझ गए। विच ऑफ दीज इज नॉट ए इमीडिएट प्रिपेयरिंग नर्सिंग इंटरवेंशन। समझ गए। ए नर्स गाइड्स द पेशेंट थ्रू द पोस्ट सर्जिकल एक्सपीरियंस एंड क्लैरिफाई हिज क्वेश्चन। तो हमसे पूछ रहा है कि एक पेशेंट है, उसको इलेक्टिव सर्जरी के लिए रेडी करना है और उसे ऑपरेशन थिएटर में जो है शिफ्ट किया गया है। तो इनमें से कौन से हम जो है इमीडिएट प्रीपरेटिव, ठीक है ना, प्री ऑपरेटिव, इनमें से प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंस में हम कौन सा काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, कौन सा काम नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया, ए नर्स गाइड द पेशेंट थ्रू द पोस्ट सर्जिकल एक्सपीरियंस क्लैरिफाई हिज क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्री ऑपरेटिव सर्जरी से पहले और यहाँ पे दिया है पोस्ट सर्जिकल यानी सर्जरी के बाद। तो ये तो दोनों अपोजिट चल रहा है, तो ये दोनों गलत है। ठीक है। आगे है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टिपिकल सिम्टोम ऑफ सोमैटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसऑर्डर। ठीक है, सोमैटोफॉर्म एटोनोमिक डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है। तो हैलुसिनेशन,
हेलुसिनेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है। सोमैटोफॉर्म ऑटोनोमिक डिसऑर्डर जो है उसमें स्वेटिंग, पसीना आना, चेस्ट पेन होना, पाल्पेशन, ये सब लक्षण है, लेकिन हेलुसिनेशन इसका लक्षण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भोजन विकार जिससे कम से कम 1 महीने तक गैर पोषक पदार्थों के लगातार सेवन के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये पाइका जो होता है, पाइका समझ लीजिए, यह गैर पोषक पदार्थों को लगातार सेवन करने को पाइका बोलते हैं। ठीक है ना। आगे है चैडविक साइन के बारे में पूछा है। ठीक है ना। तो चैडविक साइन प्रेगनेंसी का एक जो है आपके एक संभावित लक्षण है, जिसकी पहचान निम्न शारीरिक क्षेत्र में एक विशिष्ट रंग परिवर्तन के कारण होता है। तो चैडविक साइन के बारे में सब लोग पढ़े हैं, सर्विक्स, वेजिना एंड लेबिया, यही आपका राइट आंसर होगा। N95 मास्क में N क्या दर्शाता है? तो N95 के बारे में पूछ लिया। ठीक है। N दर्शाता है नॉट रेसिस्टेंट टू ऑयल, तेल के प्रति प्रतिरोधी यह नहीं है। समझ गए? N95। आगे है यहाँ पे ए पेशेंट एक्सपीरियंस एप्रीहेंसिव एक्सपेक्टेशन फॉर 3 months अबाउट सीवियर इवेंट विद सिम्टम्स ऑफ रेस्टलेस, फैटिग एंड माइंड गोइंग ब्लैंक along with sleep disturbance which anxiety disorder related to this symptom। यानी यहाँ पे पूछ रहा है एक मरीज को लक्षण है, उसे आराम करने में समस्या है, रेस्टलेस है, थकान है, माइंड गोइंग ब्लैंक, मन जो है एकदम उदासी है, अलॉन्ग विथ स्लीप डिस्टर्बेंस भी है। तो ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का लक्षण है। ठीक है। आगे है डेस्ट्रोज 5% इन वाटर इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड, किस प्रकार के आईवी फ्लूइड है? डेक्स्ट्रोज 5 हाइपरटोनिक। मैंने इस सॉल्यूशन का एक प्रॉपर क्वेश्चन भी किया था, तो आइसोटोनिक इसका राइट आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। पोर्ट रोग, पोर्ट डिजीज को डैश नाम से भी जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस स्पेंडोलाइटिस। ठीक है। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज एल्सो कॉल्ड सीनियर मैनेजमेंट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसे सीनियर कहते हैं, उससे नीचा होता है तो मैनेजमेंट वार्ड का देखने वाला होता है, समझ गए, उसको मध्यम बोलते हैं, जो वार्ड का इंचार्ज वगैरह हो गया, मेट्रॉन वगैरह हो गया, और उसके नीचे का तो अपन सारे अलग अलग सिस्टर में वो लोग होते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं वो आपके सीनियर मैनेजमेंट कहलाता है, समझ लीजिए। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, विच टाइप ऑफ ऑडिट टेक्स प्लेस बाय यूजिंग रिकॉर्ड मेंटेन बाय नर्स ऑफ द केयर पेशेंट फॉर देयर मैनेजरियल वर्क। कहता है कि किस प्रकार के ऑडिट में जहाँ पे नर्सिंग रिकॉर्ड है, जहाँ पे नर्स रिकॉर्ड रखी है, वो रिकॉर्ड को लिया जाता है मैनेजरियल वर्क के लिए। तो ये ऑडिट होता है रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट। कौन सा? रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट होता है, समझ गए। आगे यहाँ पे देखिए, आगे क्या है कि द सर्जिकल प्रोसीजर डैट इन्वॉल्व ब्लॉकिंग ए सीलिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ एग इज ट्यूबल लिगेशन। जहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि सर्जिकल प्रोसेस में जो ट्यूब होता है उसको बांध दिया जाता है, समझ गए, उसको बांध दिया जाता है, अंडे को पास न करने के लिए इसे बांध दिया जाता है, तो उसे ट्यूबल लिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबल लिगेशन बोलते हैं। आगे है बीच जनरेशन डोज द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बिलोंग टू। मतलब कौन सा जनरेशन से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बिलोंग करता है? तो सेकेंड जनरेशन से। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पीलिया रोग पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का विशिष्ट लक्षण है? तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का विशिष्ट लक्षण ये है कि कुल सीरम बिलिरुबिन का स्तर अगर 15 mg प्रति DL से अधिक होता है तो यह पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का उदाहरण होता है। 15, 16, 17, 18 जो भी अगर दिया रहता, 15 से ज़्यादा में तो ये सब आ जाएगा ना, वही चीज़ें हैं। ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग एपिडेमियोलॉजिकल मेजरमेंट इज रिलेटेड टू मोर्टालिटी। ठीक है ना। कहता है मोर्टालिटी को मापने का सबसे अच्छा इकाई क्या है एपिडेमियोलॉजी में? तो केस फैटिलिटी रेट इसका राइट आंसर होगा। आगे है
व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स, मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा है। अब देखिए मैं क्यों बोलता हूँ कि आप लोग को इसको ध्यान में देना। नॉर्मली 7 से 14 दिन आप लोग को लिखा होगा कहीं कहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए 7 से 14 वाला किसके अंदर में आएगा, 5 से 8 दिन गलत, ठीक है, 5 से 8 गलत हो जाएगा, 22 से 27 ये भी गलत हो जाएगा, 1 से 4 ये भी गलत हो जाएगा, तो ये 7 से 14 इसके बीच में ही आएगा, तो यही अपन राइट आंसर होगा। समझ रहे बात को। चलिए आगे है, स्मार्ट सिद्धांत का उपयोग करके लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए एस का अर्थ क्या है। तो एस का अर्थ इसमें से क्या है, स्पेसिफिक, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, वैध और विश्वसनीय अनुसंधान अध्ययनों से प्राप्त वह सर्वोत्तम अभ्यास जो स्वास्थ्य देखभाल स्थलों, रोगी की वरीयता और मूल्यों तथा नैदानिक निर्णय पर विचार करता है, क्या कहलाता है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, यानी साक्ष्य आधारित अभ्यास। समझ रहे हैं। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूड स्टेबलाइजर रिक्वायर रेगुलर सीरम लेवल मॉनिटरिंग टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी। तो ये लिथियम जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा आपको टॉक्सिसिटी प्रभावित करता है, इसलिए कंटिन्यू लिथियम का ब्लड में लेवल मॉनिटरिंग जरूरी होता है। समझ गए, यह मूड स्टेबलाइजर ड्रग होता है लिथियम। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR इन पेशेंट केयर, इन्हांस कम्युनिकेशन एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर एमोंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर। समझ गए। आगे है, विच ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिजीज कैन बी कॉज बाय द प्रोलॉन्ग कंजप्शन ऑफ खेसरी दाल, ठीक है ना, खेसारी दाल ओवर ए पीरियड ऑफ 2 से 6 मंथ। कहता है कौन सा न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जो कारण बन सकता है लंबे समय तक खेसारी दाल लेने से। तो खेसारी दाल अगर 2 से 6 महीने तक लगातार अगर कोई कंजप कर रहा है तो उसको लैथरिज्म नामक न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो सकता है। इसलिए खेसारी का दाल लगातार 6 महीने तक या 2 से 6 महीने तक नहीं लेना चाहिए, वरना लैथरिज्म बीमारी हो सकता है। समझ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ था, आयोडीन डिफिशियंसी, गलत, आयोडीन की कमी से होता है। उसके बाद विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे बीमारी पूछ रहा है तो, और ये इंडेमिक फ्लोरेसिस ये भी नहीं होता। तो तीसरा छांटने वाला आराम से क्वेश्चन को छांट लेगा। टीकाकरण कार्यक्रम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक उदाहरण है किसका, तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन का उदाहरण है, जहाँ पे बीमारियों से बचने के लिए पहले ही टीका दिया जाता है, तो ये प्राथमिक में आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज रिलेटिव हाई RDA। देखिए ये जो क्वेश्चन है 67 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें डाउट है। चूँकि ये जो डाउट वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये जो डाउट वाला क्वेश्चन है मैं बता दूं, यहाँ पे ये डाउट वाला आंसर यहाँ पे आयोग ने C दिया है, यानी विटामिन C दिया है। जबकि मैं बता दूं कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, हाई RDA पूछ रहा है, ठीक है ना। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हाई पूछ रहा है। तो देखिए होता तो वैसे विटामिन A, D, C और विटामिन E ये सब लगभग सारे विटामिन लगभग होता है, लेकिन यहाँ पे हाई पूछ जो रहा है, तो ये हाई का मतलब विटामिन A होना चाहिए, उसके बाद विटामिन D होना चाहिए, लेकिन ना A आंसर दिया है ना D आंसर दिया है, सीधा विटामिन C आंसर दिया है, जो कि एक गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब ये क्या सोच के आंसर दिए हैं पता नहीं, लेकिन ये आंसर कतई विटामिन C आंसर कतई नहीं होगा, एक गलत आंसर है। और विटामिन या तो A होता या तो D होता, दोनों में से कोई, चूँकि विटामिन A और विटामिन D सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होता है दैनिक जीवन में, डाइटरी में उपलब्ध होना चाहिए। समझ गए, दैनिक जीवन के लिए। तो ना A दिया है ना D दिया है, विटामिन C दिया है। तो ये तो पूर्णतः जो है, अब कैसे वो बेचारा दिया वो तो वही समझेगा, ठीक है ना। तो इन जो है इस चीज़ को समझना है। आगे है यहाँ पे देखिए, ए पेशेंट शुड रिसीव ए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एट व्हाट एंगल शुड द नर्स इंसर्ट द। हाँ, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, होता विटामिन C भी है, RDA में विटामिन C भी होता है, विटामिन A भी होता है, विटामिन D भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है हाई RDA। तो हाई RDA का मतलब या तो विटामिन A उसको आंसर देना चाहिए या तो D देना चाहिए, बात समझ लीजिए। लेकिन ना A दिया है आंसर ना D दिया है, सीधा C दे दिया है, जो कि गलत है।
आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए पेशेंट शुड रिसीव एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, एक पेशेंट जो है आईएम इंजेक्शन के द्वारा जो है यहाँ पे रिसीव कर रहा है, एट व्हाट एंगल शुड नर्स इन, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। इंट्रामस्कुलर सब जानता है, 90 डिग्री के एंगल पर लगाते हैं, ठीक है ना। आगे है, विच ऑफ द फ्लोबिंग इज द रूट बाय विच ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड टू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ए न्यूबलाइजन और पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग एपार्टस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में नेबुलाइजेशन के द्वारा अगर कोई ड्रग देते हैं तो इनहेलेशन सबसे बढ़िया होता है, समझ रहे हैं ना। आगे है, इन ए पेशेंट विथ हैशमीटोथायराइडाइटिस ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज लाइकली टू रिवील, किसके द्वारा रिवील होगा, पॉजिटिव फॉर थायराइड पेरोडाइज एंटीबॉडीज, समझ गए। पॉजिटिव फॉर थायराइड पेरोक्साइडेज एंटीबॉडीज जब पॉजिटिव होता है तो आपको ये हैशमीटोथायराइडाइटिस जो है उत्पन्न होता है। आगे है, अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल द थर्ड डोज ऑफ प्लेसेंटा पेंटावायलेंट वैक्सीन कैन बी गिवन एट, पता होना चाहिए 6, 10 और 14, ये सप्ताह याद होना चाहिए। तो 1, 2, 3, तीसरा है तो 14, ठीक है, मैं कई बार करा चुका हूँ। आगे है, विच कैसन लेवल इफेक्ट द ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कहता है विच कैसन लेवल इफेक्ट द ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF फ्लूइड को ओवरऑल सांद्रता इफेक्ट होता है किसके द्वारा, सोडियम के द्वारा, समझ गए। आगे बढ़ता हूँ, आगे यहाँ पे है, फार्मुलेटिंग फैमिली हेल्थ एंड नर्सिंग केयर प्लान कम्स अंडर विच फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, कहता है यहाँ पे कि नर्सिंग केयर प्लान जो है फैमिली हेल्थ एंड नर्सिंग केयर प्लान पर हम फार्मुलेटिंग तैयार करते हैं, यह किस नर्सिंग फेज के अंदर आता है, तो प्लानिंग फेज। और प्लानिंग फेज कहाँ पे होता है, जहाँ पे हम फार्मूला सेट करते हैं, नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, तो ये प्लानिंग फेज में ही होता है ना। और ये तीसरा फेज होता है, कौन सा फेज होता है, तीसरा फेज होता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे है यहाँ पे, ऑल ऑफ द फ्लोबिंग आर द प्राइमरी विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस लीवर एक्सेप्ट, कहता है यहाँ पे कि ऑल ऑफ द फ्लोबिंग द प्राइमरी विटामिन के, कहता है सब प्राइमरी के पर डिपेंडेंट है, जो क्लॉटिंग फैक्टर है जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस भी किया जाता है, लेकिन एक को छोड़कर, तो विटामिन फैक्टर 11 को छोड़कर इनमें से चाहे वो फैक्टर 7 हो, फैक्टर 10 हो या फैक्टर 2 हो, सब के सब जो है के द्वारा के पर डिपेंडेंट होता है, जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है, सब के जो है इस पर डिपेंडेंट है सिवाय फैक्टर 11 के, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, 13 साल के बच्चे हैं, उसको अस्थमा हो रखा है, बात समझ रहे हैं, और वह हॉस्पिटल में भर्ती है। विच दीज नर्सिंग मतलब वह कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन होगा जो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस को कम करेगा बच्चे में, प्रोवाइड सिटिंग पोजीशन सपोर्ट विथ पिलो, समझ गए, इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। आगे है, आईसीयू के डिज़ाइन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो आईसीयू के डिज़ाइन में आईसीयू को आपातकालीन कक्ष और ऑपरेशन कक्ष से दूर होना चाहिए, तो एक गलत है। आईसीयू जो होता है वह इमरजेंसी और ऑपरेशन कक्ष के निकट होना चाहिए, उल्टे कह रहा है, समझ रहे बात को। तो आईसीयू के डिज़ाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आईसीयू इमरजेंसी और ऑपरेशन कक्ष के नज़दीक होना चाहिए, न कि दूर होना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे, आईसीयू दिव्यांग रोगी कर्मचारियों उपकरणों के अभिगम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आईसीयू में उचित वेंटिलेशन और ताप नियंत्रण होना चाहिए, बिल्कुल। आईसीयू में सुरक्षा सुविधा होनी चाहिए, जैसे अग्निरोध सामग्री, हाँ सारा कुछ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ द टेक्निकल, ठीक है ना, जार्गोन या लैंग्वेज जार्गोन ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच कैटेगरी बैरियर इन कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है बैरियर से, तो एक प्रकार से सीमेटिंग बैरियर है। बैरियर मतलब जो कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करता हो, तो ये एक प्रकार के लैंग्वेज है जो बाधा उत्पन्न करता है कम्युनिकेशन में, वो सीमेटिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, द प्राइमरी एम्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, कहता है प्राथमिक नर्सिंग प्रैक्टिस का प्राथमिक उद्देश्य इनमें से कौन सा है, एक को छोड़कर, ठीक है। फंक्शनिंग इंडिपेंडेंट टू डायग्नोस एंड प्रिस्क्राइब विदाउट कोलैबोरेशन, कभी भी नर्सिंग प्रैक्टिस में एक चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि कभी भी आप जो है
इंडिपेंडेंट होकर आप कोई भी काम नहीं करते हैं। आप कोई भी निदान या कुछ भी प्रिस्क्राइब करेंगे, आप खुद से इंडिपेंडेंट रूप से नहीं कर सकते हैं। आप डॉक्टर से, अपने सीनियर से आप सलाह लेकर पूछ कर ही जो है आप कुछ भी प्रिस्क्राइब करेंगे या डायग्नोस्टिक करेंगे। समझ गए? आप डॉक्टर नहीं है। इन बातों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन पीरियड एडवाइस बाय ए नर्स केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद टोटल हिप रिप्लेसमेंट। एक पेशेंट जिसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो रखा है, तो उसको नर्स जो है देखभाल दे रही है, तो उसको नर्स क्या सलाह देगी? कीप द लेग्स ऑलवेज एडक्ट सून आफ्टर सर्जरी। यानी एक नर्स को ये कहना चाहिए कि हमेशा पैर को अपने लेग के जो है एडक्ट करके रखना चाहिए सर्जरी के जितना जल्दी हो सके। ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी स्पेसिफिकली इंक्रीज। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी स्पेसिफिकली इंक्रीज वाइल प्लानिंग ए बैलेंस डाइट फॉर एडोलेसेंट गर्ल। एडोलेसेंट गर्ल में हम डाइट प्लान बना रहे हैं, तो एडोलेसेंट गर्ल के लिए कौन सा डाइट में ज़्यादा जो है हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा कर देंगे कौन सा आहार को? तो आयरन एंड कैल्शियम, क्योंकि एडोलेसेंट में किशोरावस्था में होता यह है कि बॉडी में मांस और हड्डी का काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होता है, तो यहाँ पे आयरन और कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, तो इसको बढ़ाकर देना चाहिए। आगे है, मास्लो के आवश्यकता के अनुसार समानो स्टीम नीड्स का एक उदाहरण है। तो समान की आवश्यकता मतलब खुद को समान मिले, यह जो है एक उदाहरण है, यह एक प्रकार का उपलब्धि का उदाहरण है। जैसे हमको अगर समान मिल रहा है तो ये क्या है? एक प्रकार से हमको उपलब्धि है मेरे लिए कि हमको कोई सामान दे रहा है, सामान के भाव से बुला रहा है। समझ रहे हैं ना? रिश्ते, निद्रा, सेक्स, ये सब के सब गलत है, ये सब के सब गलत है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, द फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर एनी प्लानेड एफर्ट टू डेवलप हेल्थ केयर सर्विस इन द कम्युनिटी। कहता है समुदाय में हम जो स्वास्थ्य देखभाल देते हैं, तो उसमें पहला जो प्लान करने का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? एक्सेस द हेल्थ स्टेटस एंड द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी। यानी जो भी हम हेल्थ केयर डेवलप देते हैं, प्लान तैयार करते हैं, तो सबसे प्लान तैयार करने का जो आधार होता है कि हम स्वास्थ्य के जो स्टेटस है उसको आकलन करते हैं और प्रॉब्लम बेस हम जो है अपना प्लान बनाते हैं। ठीक है? आगे है, विच ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस असेसमेंट इज डिजाइन टू एस्टिमेट यूजुअल ईटिंग पैटर्न। कहता है यहाँ पे कि विच ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस, कौन सा जो है आपका पोषणीय आपका स्टेटस का आकलन करेंगे किसके द्वारा? जिसमें हम जो है एस्टिमेट यूजुअली ईटिंग पैटर्न जो हम लोग बनाते हैं, किसके ज़रिए हम इसका असेसमेंट करेंगे? तो अभी ऊपर हम लोग फुल फॉर्म देखे हैं, FFQ फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनेरियर के ज़रिए हम जो है ईटिंग पैटर्न, ईटिंग से रिलेटेड चीज़ों जो है प्लान करते हैं। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग केयर। फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। समझ गए ना? तो नर्सिंग केयर में जो सेटिंग होता है नर्सिंग देखभाल में, उसके विशेषता कौन सा है? मानक तैयार करने का विशेषता क्या है? ब्रॉड, विस्तृत। देखिए यहाँ पे ब्रॉड भी होना चाहिए, यहाँ पे विस्तृत, क्योंकि नर्सिंग केयर जो हम लोग का विशेषता है सेटिंग में, वो उसमें विस्तृत भी होने चाहिए। समझ गए? अनरिवेल, ये अविश्वसनीय, गलत है। डिलेड इम्प्लीमेंशन, ये भी गलत है। देरी से चालू करना, ये भी गलत है। तो ये दोनों तो होगा नहीं। लोगों का कन्फ्यूजन कहाँ पे है? ब्रॉड पे और मिजरेबल पर। देखिए मिजरेबल भी सही है और ब्रॉड विस्तृत, लेकिन इसमें सबसे टॉप कहा जाए तो सबसे टॉप जो है मिजरेबल होना चाहिए। कोई भी हम सेटिंग तय करते हैं ना, कोई भी हम सेटिंग तय करते हैं नर्सिंग केयर में, वह सब जो है मिजरेबल होना चाहिए। सब जो है मापक होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड के लिए मिजरेबल बहुत ज़रूरी है। बात समझ गए ना? नर्सिंग केयर प्रदान करने के लिए एक मिजरेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी नर्सिंग केयर सेटिंग करते हैं, लेकिन ब्रॉड भी एक है, लेकिन यहाँ पे आंसर अगर ये मिजरेबल दिया है तो मिजरेबल यह सबसे उत्तम मान के दिया है, तो ये अपन राइट आंसर है। ठीक है?
यहाँ पे है 85 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीक ग्रोथ हार्मोन लेवल आफ्टर स्टिमुलेशन प्रोएक्टिव टेस्ट इज टाइपिकली कंसीडर डायग्नोस्टिक ऑफ जीएच डिफिशियंसी इज चिल्ड्रेन। आप यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पीक ग्रोथ हार्मोन, कहता है पीक ग्रोथ हार्मोन लेवल कौन सा है जहाँ पे स्टिमुलेशन टेस्ट टाइपिकली कंसीडर डायग्नोस्टिक ऑफ जीएच डिफिशियंसी। जीएच डिफिशियंसी एक बच्चे में कब होता है, जब ये चीज़ें 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से कम हो जाता है। समझ गए, ये अपना चौथा राइट आंसर है। कहता है व्हाट इज़ द नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम टर्म। ये सारे क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। तो नॉर्मल 500 से 1000 होता है। अगर ऑप्शन में ए नहीं रहता, 600 से 800 रहता तो हम उसी को मारते। इसके बीच में होनी चाहिए। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूजुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टिटनस टॉक्साइड इंजेक्शन। तो टीटी का जो टीका होता है इंट्रामस्कुलर IM, ये अपन राइट आंसर है। ठीक है, आगे है व्हाट इज़ द फ्लोइंग इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ ए नर्स वाइल ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड ए पेशेंट। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन नर्स वाइल ट्रांसफ्यूजिंग। कहता है जब नर्स एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को कर रही हो तो उससे सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। चेंज द एडमिनिस्ट्रेशन सेट आफ्टर एवरी यूज ऑफ यूनिट। हर एक यूनिट के बाद जो है उसको जो लगाने, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का जो सेट है, जैसे IV सेट है, उसको बदल देना चाहिए। बात समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नर्सिंग प्रोसीजर कैरी आउट टू हेल्प एंड इवैक्यूएशन ऑफ बावेल बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड थ्रू द रेक्टम इज कॉल्ड। तो रेक्टम के द्वारा, एनीमा के द्वारा तो ही हम देते हैं, सबको पता होना चाहिए। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉजेटिव फैक्टर ऑफ केराटोकॉन्जेक्टिवाइटिस सिका। ठीक है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉजेक्टिव फैक्टर, कारण पूछ रहा है केराटोकॉन्जेक्टिवाइटिस सिका, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। आगे है द स्किल दैट फैसिलिटी नर्स टू डेवलप ए हेल्पिंग रिलेशनशिप विद द पेशेंट आर ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। कहता है इनमें से सभी के जरिए नर्स जो है विकसित करती है रिलेशनशिप मरीज के साथ में, इनमें से सभी के जरिए सिवाय किसके। तो देखिए मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियली, इसके जरिए भी विश्वास बनता है तो रिलेशन बढ़ता है। एक्टिव लिसनिंग, मरीज के बातों को सुने, इससे भी रिश्ता बढ़ता है। बीइंग जेन्युइन, मतलब अपने आप को जेन्युइन बनने, ये भी एक प्रकार से जो है रिलेशन को बढ़ाता है। लेकिन बेइंग सिंपैथेटिक जो है ये आपका गलत हो जाएगा। समझ गए। कहता है व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ आयरन प्रेग्नेंट वोमेन। डेली प्रेग्नेंट वोमेन में कितना रिकमेंडेड किया जाता है आयरन लेना, सारा ये भी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैं इसको रेंज बताया था कि इतना से इतना तक आएगा तो आप टिक मारिएगा। तो जो लोग पढ़े हैं मेरे क्वेश्चन का, ये 100 क्वेश्चन देखने के बाद यही पता चलता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन जो मेरे को फॉलो किए हैं स्टार्टिंग में 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्टली वो बड़ी आसानी से बना सकते थे। 50 से 60, इतना तो कहीं और से बैच खरीदने के बाद आ भी नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ। 50 से 60 तो डायरेक्टली बना देते। अगर शुरू से मुझसे जो थ्योरी और MCQ का जो है मुझसे जुड़े हुए थे वो डायरेक्टली बना देते। सारा ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है कि विच टाइप ऑफ देख लीजिए डिकॉन्टेमिनेशन इन प्राइमरी फोकस ऑन रिड्यूसिंग ऑफ द नंबर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिविंग टिश्यू सच एज स्किन्स। कहता है एंटीसेप्सिस। एंटीसेप्सिस जो होता है यह आपके प्राइमरी फोकस है रिड्यूसिंग करने का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो आपके स्किन पर रहता है। तो एंटीसेप्सिस जो होता है इसके ज़रिए हम अपने स्किन से जो है प्राथमिक तौर पर जो रह रहे टिश्यू है, सूक्ष्मजीव है, उसको हम हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। द ऑनसेट ऑफ लेबर प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ 30 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल इज कॉल्ड। कहता है कि 37 वीक से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाना यह प्री टर्म लेबर के अंदर आता है, पता होना चाहिए। आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग नर्सिंग थ्योरी प्राइमरी सेंटर्स ऑन द आइडियाज दैट द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज ए थ्योरेटिक ऑन बिल्ट ए ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये कौन सा बताता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो बनता है
थेरेपेटिक होता है, जो ट्रस्ट पे होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होता है, तो ये पाउल्स थ्योरी, ठीक है ना। पहलू जो आपका पेप्लॉस थ्योरी है, पेप्लॉस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, बच्चों में पोषण संबंधी स्थिति का निर्धारण करने के लिए साकिर टेप विधि में लाल रंग का क्षेत्र इंगित करता है। तो लाल रंग का क्षेत्र इंगित करता है अति तीव्र कुपोषण, मतलब हाइपर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, समझ गए। लाल रंग खतरा होता है, समझ लीजिए। आगे है तीव्र रक्त अतिसार, एक्यूट ब्लडी डायरिया, जिसे पेचिस भी कहा जाता है। सबसे सामान्य कारण सिंगेला होता है, ये सबको पता होना चाहिए, सिंगेला, ठीक है। द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर डिटेक्टिंग डायबिटीज इंसिपिडेंस, तो वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट होता है जिससे डिटेक्ट होता है डायबिटीज इंसिपिडेंस, ठीक है। आगे है डैश भावनात्मक प्रकृति की समस्याओं के लिए एक प्रकार का उपचार है जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति सोच समझकर रोगी के साथ एक पेशेवर संबंध स्थापित करता है ताकि विद्यमान लक्षणों को दूर किया जा सके, संशोधित या उनका मंदन किया जा सके, व्यवहार के विक्षुब्ध पैटर्न में मध्यस्थता की जा सके और सकारात्मक व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा दिया जा सके। अब यहाँ पे सारा क्वेश्चन का एक ही निचोड़ है कि यहाँ पे उपचार के लिए नहीं कहा गया है, यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए नहीं कहा गया, यहाँ पे सिर्फ जो है बेहतर बनाने के लिए कहा गया है। तो मानसिक चिकित्सा में मरीज को जो मानसिक रोग से पीड़ित है उसे कम करने के लिए, उसके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, उसके थेरेपी देने के लिए जो चिकित्सा होते हैं उसे साइकोथेरेपी कहते हैं, मन चिकित्सा। तो यही पहला होगा, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां नंबर का, जब आप होल्टर मॉनिटर पहनते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो जब आप होल्टर मॉनिटर पहनते हैं तो आपको डिवाइस के जल में डूबने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइस जल में डूबने से ख़राब हो सकता है। बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है ध्यान में 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, और ये 100 क्वेश्चन कराने के बाद मुझे यही पता चला कि लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मेरे द्वारा जो पढ़ाया था इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आया है। जो हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ, जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 75-76 वीडियो में MCQ का दिया, 50 से 55 वीडियो में थ्योरी का दिया था, 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली मैं लास्ट वाला जो इम्यूनाइजेशन से दिया था, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का, वहाँ से आ गया है। तो जो शुरू से लेकर लास्ट तक बने थे 50 से 60 क्वेश्चन आराम से आया है, और कुछ अपने स्किल से बना लिए होंगे, 60-70 हो गया, उनका जय जय है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए। कोई भी कंपटीशन में 100% किसी भी टीचर या किसी भी क्लास से नहीं आता है। अगर यहाँ पे 50-60 भी आ गया तो काफ़ी ज़बरदस्त था। बात समझ रहे हैं ना, 50-60 का मतलब नौकरी। तो ये चीज़ें था। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।